तो आज हम लोग करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने कल भी किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो पहला एक न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ 10 टर्न सर्कुलर कॉइल। एक कॉइल है, कॉइल जिसके अंदर है 10 टर्न्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, n है उसके अंदर 10 टर्न्स वाली कॉइल है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। द कॉइल लाइज इन XY प्लेन, और ये जो कॉइल है XY प्लेन में रखी है। XY प्लेन कौन सा होता है, जैसे मैं कोऑर्डिनेट स्पेस बनाऊं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, इस तरीके से, तो वो रखा है XY प्लेन में। ये कॉइल है, ठीक है, XY प्लेन में रखी हुई है, ओके। अच्छा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद इट। इसकी डायपोल मोमेंट बतानी है, बहुत इजी। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल, करंट इन द कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स। तो करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, ठीक है। तो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। n को लिखेंगे 10 टर्न्स हैं, करंट हमारा है 5 एम्पियर, एरिया क्योंकि सर्कुलर कॉइल है तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। और इन सब की वैल्यू पुट करके मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता हूं। इन सब की वैल्यू पुट करके जो हमें आंसर मिलता है वो है 0.77 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तो बहुत आसान सा काम था, ये बोर्ड में आया क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, ये तुमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दी। इफ द कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग x एक्सिस। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस वाले लूप को हमने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है जिसकी डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग है, यानी मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस के अलोंग है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच प्लेन वुड द कॉइल लाई व्हेन इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कौन से प्लेन में रखी होगी, किस प्लेन में रखी होगी जब ये इक्विलिब्रियम में आएगी। पहली बात ये समझो कि इक्विलिब्रियम में कब मानी जाती है। कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में तब मानी जाती है जब जैसी वो रखी है, जैसी वो पड़ी है, उसी सिचुएशन में वो पड़ी रहे। ये तो सिंपल सी फिजिकल डेफिनेशन हुई जिसको हम समझ सकते हैं। भाई ऐसी रखी है तो ऐसी रखी रहेगी, वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अगर उसको छेड़ दो और वो दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, और अगर वो रखी हुई है और थोड़ा सा छेड़ दो तो वो पलट जाए, अपनी डायरेक्शन को, अपनी स्थिति को वो चेंज कर ले, तब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पहचानने का एक तरीका है टॉर्क का पता करके। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, mb sin थीटा। थीटा है m और b के बीच की डायरेक्शन। अगर टॉर्क 0 आता है तो वो चीज इक्विलिब्रियम में होगी। m हम निकाल चुके हैं, ठीक है। b मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी हुई, बस ये पूछा है कि इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा, यानी इस एंगल के अकॉर्डिंग ही हमें बताना है। अच्छा, अब देखो, पहले इस सिचुएशन में देखो, इसके बाद टॉर्क क्या है, b की डायरेक्शन किस तरफ है, x एक्सिस के अलोंग। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस कॉइल के परपेंडिकुलर या तो ऊपर की तरफ होगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई, ठीक है, और या होगी नीचे की तरफ। अगर क्लॉकवाइज यानी ऊपर से देखो, अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करती है, ऊपर से देखो और ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। और अगर नीचे से देखो और नीचे से एंटी क्लॉकवाइज मूव करे तो नीचे की तरफ होगी, समझ गए। लेकिन चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, टॉर्क लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन z एक्सिस की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री होगा ना। तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
और इक्विलिब्रियम में होने के लिए कितना एंगल होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 0 कब होगा, टॉर्क 0 कब होगा? भाई देखो हमारे पास एम भी है, हमारे पास बी भी है, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो टॉर्क 0 जब होगा जब एंगल 0 होगा। एंगल किसके बीच में? मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 होगा। यानी हमारी कॉइल ऐसे प्लेन में रखी जानी चाहिए जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट, ताकि मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आए। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग ही आए। इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमारी कॉइल YZ प्लेन में होनी चाहिए। अगर हमारी कॉइल YZ प्लेन में होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है एक्स एक्सिस की तरफ है, तब एंगल 0 हो जाएगा ना। समझ गए? तो आंसर क्या है कि हमारी कॉइल YZ प्लेन में रखी जानी चाहिए ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। स्टेबल और अनस्टेबल की बात नहीं पूछी, बस ये पूछा है कि इक्विलिब्रियम में रहे या ना रहे। तो इस क्वेश्चन से कई सारी बातें क्लियर हुई। एक तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, टॉर्क 0 होने पर, एक तरीका ये है। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है? करंट के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, जिसकी डायरेक्शन हमें राइट हैंड स्क्रू रूल से मालूम पड़ती है। दूसरी बात, ठीक है। और अब हमने देख भी लिया कि कौन सी पोजीशन में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी, और मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं वो भी हमने देख लिया। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, मैं इसके नोट्स भेज ही दूंगा। फिलहाल बस तुम्हें समझने का काम करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। ये क्वेश्चन है, समझते जाओ, आराम से नोट करो इसे, ठीक है। समझने वाली चीज समझो, दिमाग खोल के रखो अच्छे से। तो क्या दे रखा है? एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम, और ये जो रेडियस है वो है 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये हमारे इलेक्ट्रॉन का रेडियस है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज 10⁻10 मेगाहर्ट्ज। इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10⁻10 मेगाहर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में इतनी साइकिल्स कंप्लीट करता है, इतनी रोटेशन वो कंप्लीट करता है। तो बताओ उसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी? थोड़ा सा अलग है तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक सवाल, लेकिन करंट नहीं दिया हुआ है ना। तो पहली बात तो फ्रीक्वेंसी को मेगाहर्ट्ज से कन्वर्ट करके हर्ट्ज में बदलेंगे। तो मेगा होता है 10⁶, तो ये बन जाएगा 10⁻16 हर्ट्ज। ओके, अच्छा, अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी बार तार को लपेटा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, उस कॉइल का एरिया कितना है। लेकिन यहाँ तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, एरिया तो निकाल लेंगे। एरिया हो जाएगा πr²। करंट क्या होगा? अब मैंने कल बताया था, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, है ना, चार्ज अपॉन टाइम। मतलब अगर t सेकेंड्स में इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाता है, t सेकेंड में एक रेवोल्यूशन होती है, तो एक सेकेंड में जितनी भी रेवोल्यूशन होंगी वो होगी 1/t। एक सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इतने चक्कर काटेगा, ठीक है, तो 1/t। और करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें ये दोनों चीज मिल जाएंगी। n मतलब कितनी बार इलेक्ट्रॉन ने चक्कर काटा, और करंट एक सेकंड की बात कर रहे हैं तो चार्ज अपॉन टाइम।
तो हम यहाँ पर सीधे लिख देंगे, क्योंकि हमने E/T लिखा तो E/T लिखा, इसको हम लिख देंगे E into frequency, क्योंकि 1/T is frequency and pi r square। करंट का दूसरा फॉर्मूला चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10⁻16 हर्ट्ज, रेडियस 22/7, पाई की वैल्यू, और रेडियस है हमारा 0.5 into 10⁻10। और इससे हमारा जो आंसर आता है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ वैल्यू, इससे हमारा आंसर आता है 1.256 into 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो ये आई हमारी 1.256 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग था। इलेक्ट्रॉन की बात करी हमने इसके अंदर, न्यूक्लियस से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वो अपना करंट बनाएगा, उस करंट की मैग्नेटिक मोमेंट होगी, और वो एटम एक छोटा मैग्नेट की तरह काम करेगा। समझ गए? ठीक है। अगला क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो क्या क्वेश्चन है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसको डिस्कस करने से हमें काफ़ी सारी बातें क्लियर होंगी। जो बातें हमने थोड़ी थोड़ी करके बीच में पढ़ी हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि एक मैग्नेटिक निडल है। ये मैग्नेटिक निडल है, कंपास की निडल कह लो, कंपास की निडल है, इसका नाम है ए। ठीक है, और इसका साउथ यहाँ पर है और नॉर्थ यहाँ पर है। इस मैग्नेटिक निडल का ऐसे कह लो, ऐसे मैग्नेटिक निडल है, इस मैग्नेटिक निडल का साउथ यहाँ है और नॉर्थ यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा और ये है हमारा नॉर्थ। क्लियर? तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ होगी, ये तो क्लियर है। अच्छा, इसको किया है फिक्स, ये फिक्स है, ये घूम नहीं सकती, इसको फिक्स कर रखा है। इसके चारों तरफ हमने दूसरी मैग्नेटिक निडल रखी है। इसके चारों तरफ कई सारी मैग्नेटिक निडल रखी हैं, एक रखी है यहाँ पर। ठीक है, और ये एरो दिखाता है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, और इस वाले की मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है। ये भी निडल है, मैग्नेटाइज निडल है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है, इस वाले की नीचे की तरफ है, इस वाले की ऊपर की तरफ है, यहाँ पर एक रखा है उसकी इस तरफ है, और यहाँ पर रखा है इसकी तरफ। या ऐसे कैसे सकते हो कि ये मैग्नेटिक निडल है और इसको अलग अलग पोजीशन में हमने रख करके देखा है। समझ गए? तो इस मैग्नेटिक निडल के पास हमने कई सारी मैग्नेटाइज निडल रखी हैं। ये तो फिक्स है, लेकिन बाकी सारी घूम फिर सकती हैं। ठीक है, इसका नाम है B1, इसका नाम है B2, B3, B4, B5, B6, इसका तो नाम A है। समझ गए? करना क्या है? पहली बात तो हमें ये देखना है कि कौन सी निडल स्टेबल है और कौन सी अनस्टेबल है। ठीक है, और सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, ये दो काम हमें करने हैं। बात समझ में आई? ये सारी मैग्नेटाइज निडल हैं, ये फिक्स्ड है, बाकी इसके आसपास रखी हुई हैं, और हमें ये देखना है कि कौन सी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कौन सी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। समझ गए बात? या ऐसे हम कह सकते हो कि अगर ये सारे निडल रखी हैं तो कौन सी निडल घूमेगी और कौन सी पड़ी रहेगी। ऐसे भी कह सकते हो कि तुमने बहुत सारे प्लॉटिंग कंपास रख दिए, एक बड़े मैग्नेट के पास, एक बड़े कंपास के पास तुमने, और इस कंपास को फिक्स कर दिया हमने, या यहाँ में एक मैग्नेट रख दो और इसके आसपास बहुत सारे प्लॉटिंग कंपास रख दिए, और तुम्हें बताना है कि कौन से कंपास की निडल फ्री घूमेगी और कौन सी निडल वहीं पड़ी रहेगी। समझ गए? ये हमें देखना है। तो बेसिकली मैंने बताया था कि जिसके ऊपर टॉर्क 0 होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो हमें यही देखना है कि टॉर्क किसका 0 है,
और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी या नेगेटिव होगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसका मतलब हमें दो फॉर्मूले यूज करने हैं, एक टॉर्क का और एक पोटेंशियल एनर्जी का। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा। एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर लिख देता हूं एम बी साइन थीटा। एम है मैग्नेटिक मोमेंट, बी है मैग्नेटिक फील्ड और थीटा है एम और बी दोनों के बीच का एंगल। बी मैग्नेटिक फील्ड है और एम है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ। तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम B1 वाले कंपास के निडल को देखेंगे। तो लिख सकते हैं फॉर B1। B1 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, दे रखी है। मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन इस तरफ है, कुछ भी डायरेक्शन कह लो, एक्स एक्सिस कह लो। अच्छा, फिर B, इसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अब मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, हमारे इस वाले मैग्नेट की या इस वाली निडल की, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वाली निडल रखी हुई है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे और इसका मोमेंट देखेंगे। इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायपोल मोमेंट, समझ गए। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी हम बनाएंगे। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ जाती हैं। ऐसे नॉर्थ से निकली ऐसे और साउथ को भी ऐसे निकली, ऐसे साउथ में चली गई और साउथ से नॉर्थ में आएंगी। और ऐसे भी बना सकते हो, थोड़ी सी और बना देते हैं, इसकी भी बना देते हैं और डायरेक्शन भी दे देते हैं। डायरेक्शन होगी ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे। ये है हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इस निडल की वजह से। अब पहले वाला केस देखो, मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, यानी एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में, 90। तो इस पे टॉर्क कितना हुआ, टॉर्क इज 0, एम बी साइन 90, साइन 90 सॉरी साइन 90 इज 1। तो 0 नहीं हुआ, ये हुआ एम बी हुआ, यानी इक्विलिब्रियम में नहीं है। अच्छा, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है किसी एंगल पर माइनस एम बी कॉस थीटा। थीटा कितना है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, 0 आई। क्लियर हो गई बात। दोनों चीज निकाली हमने टॉर्क भी निकाल लिया और हमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली। अब सेकंड वाले के लिए देखते हैं। सेकंड वाला कौन सा है, सेकंड B2 में देखो, मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का हुआ ना। तो यहाँ पर भी टॉर्क होगा एम बी साइन 90, यानी कि एम बी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, माइनस एम बी कॉस थीटा होता है, तो वो आएगी 0। ठीक है, यानी सेकंड वाला भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, टॉर्क उस पे लग रहा है। अब थर्ड वाला देखते हैं। फॉर थर्ड वन, कौन सा थर्ड कौन सा है, B3, ये B3 था। ठीक है, अब इसकी देखो, मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की तरफ। अब एंगल कितना हुआ, M और B के बीच में 0। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, एम बी साइन 0, यानी कि 0, यानी ये इक्विलिब्रियम में होगी, ये पड़ी रहेगी ऐसे ही। और पोटेंशियल एनर्जी देखो, माइनस एम बी कॉस 0, मतलब माइनस एम बी। ठीक है, ये हुई मैग्नेटिक फील्ड, बी है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अच्छा, एक चीज और देखो, इस निडल की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है मान लो एम ए, और हमारे इस वाले की मैग्नेटिक मोमेंट है एम बी। ठीक है, तो ये तो एम बी हो गया। पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, अगले स्टेप में पोटेंशियल निकालेंगे। तो एम यहां लिखेंगे माइनस एम बी, हमारी इस वाली निडल की मैग्नेटिक मोमेंट और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर।
तो इसकी मैग्नेटिक इस पॉइंट पर कौन सी एक्सिस पे लाई कर रही है? ये पॉइंट हमारे मैग्नेटिक मोमेंट की कौन सी एक्सिस पे लाई करता है? इक्वेटोरियल एक्सिस पर। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वही होगी जो मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल एक्सिस पर होती है डायपोल की वजह से, क्योंकि निडल है बहुत छोटी है ना, छोटा मान के चलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट बाई 4 पाई, याद है फॉर्मूला, एम ए बाई आर क्यूब। तो ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से? इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से, और ये फॉर्मूला समझ में बात क्लियर है? ठीक है, हमने एम बी और बी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द निडल जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये फील्ड क्योंकि इक्वेटोरियल एक्सिस है इसलिए हमने इक्वेटोरियल एक्सिस की फील्ड यूज करी है। अब फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ कौन सा है? ये है फोर्थ। सो फॉर फोर्थ भी लेते हैं फोर्थ। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा करके ऐसे आ रही है, ऐसे जाके ऐसे आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक और हमारे डायपोल मोमेंट डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? फील्ड ऊपर, डायपोल मोमेंट नीचे, 180 डिग्री होगा ना। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? एम बी साइन 180, यहाँ पर भी 0 होगा, है ना। और पोटेंशियल क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम बी कॉस 180, यानी कि सिर्फ एम बी। और एम किसका? एम हमारे इसका, यानी हम लिखेंगे अगले स्टेप में एम बी इसकी डायपोल मोमेंट और इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कौन सी एक्सिस पे लाई कर रही है? ये वाला पॉइंट हमारी इस निडल के कौन सी एक्सिस पे लाई करता है? एक्सियल पे। तो एक्सियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2ma, क्योंकि ma है ये, बाई आर क्यूब। मान लो ये डिस्टेंस क्या है? r है। समझ गए? तो ये है फॉर्मूला म्यू नॉट ma mb बाई 4 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ है ये वाला, तो फॉर फिफ्थ यहां पर कर लेते हैं। फॉर फिफ्थ देखो हमारा डायपोल मोमेंट ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर, यहाँ पर भी एंगल 180 डिग्री का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क बन जाएगा एम बी साइन 180, और वो भी आएगा 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस एम बी कॉस 180, यानी कि एम बी, ठीक है। और m की वैल्यू m लिखेंगे b, और ये वाला पॉइंट, क्यों b की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पर, ये वाला पॉइंट हमारे मैग्नेटिक निडल के इक्वेटोरियल एक्सिस पे लाई करता है। और इक्वेटोरियल लाई करता है, हम फॉर्मूला आएंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई एम ए बाई आर क्यूब। ये फिफ्थ के लिए हुआ। अब सिक्स्थ के लिए देखो, फॉर सिक्स्थ लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर। फॉर सिक्स्थ टॉर्क देखो, सिक्स कौन सा है? 4 5 6, ये 6 के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, ऊपर जा रही है, और डायपोल मोमेंट भी ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हुआ ना। तो टॉर्क हुआ 0, एम बी साइन 0, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे माइनस एम बी कॉस 0, यानी कि माइनस एम बी। और ये वाला पॉइंट कौन सी एक्सिस पे लाई करता है? ये वाला पॉइंट तो इसकी एक्सियल एक्सिस पे लाई करता है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे माइनस एम ए बी, और बी की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई 2ma बाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जिसका टॉर्क 0, किसका है? टॉर्क 0 किसका है? फर्स्ट का नहीं है, सेकंड का नहीं है, थर्ड का टॉर्क 0 है। थर्ड कौन सा है? थर्ड है हमारा ये, थर्ड का टॉर्क 0 है। फोर्थ का क्या है? फोर्थ का टॉर्क 0 है, फोर्थ का टॉर्क 0 है। फिफ्थ का क्या है? फिफ्थ का टॉर्क भी 0 है। और सिक्स का क्या है? सिक्स का टॉर्क 0 है। इनके ऊपर तो टॉर्क 0 है, इसके ऊपर टॉर्क 0 नहीं है। देख रहे हो? इनके बीच में एंगल, इसके बीच में एंगल, इसके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो इन सब पे टॉर्क क्या है? 0, यानी ये सारे कंपास के निडल पड़ी रहेंगी, ऐसे हिलेंगे नहीं। दूसरा,
पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे स्टेबल वही होगा, सबसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी 0 आई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 आई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी फोर्थ वाली की ये है, ये पॉजिटिव में है, ये तो रेस से ही बाहर है क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो मतलब अनस्टेबल हुआ ना, ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी रेस से बाहर है। तो हमें सिर्फ इसको देखना है और इसको देखना है क्योंकि दोनों नेगेटिव है, एक है हमारे थर्ड वाले की और एक है हमारे सिक्स्थ वाले की। तो हम देख रहे हैं म्यू नॉट एम ए एम बी बाई 4 पाई आर क्यू, यहाँ पर म्यू नॉट एम ए एम बी 4 पाई आर क्यू, यहाँ पर 2 भी आ रहा है। तो सिक्स्थ वाले की पोटेंशियल एनर्जी सबसे बड़ी है मैग्नीट्यूड में और नेगेटिव है, इसलिए सबसे बड़ी, सबसे छोटी पोटेंशियल एनर्जी इसी की होगी। तो सबसे छोटी पोटेंशियल एनर्जी हमारी कौन सी की है? हमारे सिक्स्थ वाले मैग्नेटिक निडल की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा कम। क्लियर है? बात समझ आई? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अगला टॉपिक शुरू करेंगे अर्थ का मैग्नेटिज्म। इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है? अभी कुछ प्रॉब्लम हो तो अभी हैंड रेज करके भी पूछ सकते हो। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ्स मैग्नेटिज्म यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली हम यही करेंगे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये बात हमें कैसे मालूम पड़ती है? शायद इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भी अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, वो इस बात से नहीं मालूम पड़ता कि सभी चीजें अर्थ के ऊपर आके गिरती हैं, इस बात से नहीं मालूम पड़ता, बल्कि इस बात से मालूम पड़ता है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल, एक मैग्नेटिक निडल जो हमने फ्रीली सस्पेंड की हुई है, वो अपने आप को नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। यानी कि अगर वो फ्री है तो हमें अर्थ की नॉर्थ साउथ को शो करेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जो हमारी मैग्नेटिक निडल है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपने आप को इस तरीके से ले आती है कि उसका नॉर्थ, हमारी मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ अर्थ के मैग्नेट के साउथ की तरफ हमेशा जाएगा और हमारी निडल का साउथ अर्थ की मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे कंपास की मैग्नेटिक फील्ड और हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर असर डालती हैं, जिसकी वजह से वो एक अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आना चाहेगा। इस बात से हमें मालूम पड़ता है कि अर्थ एक मैग्नेट है, ठीक है? और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? हमारे जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ, अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है भाई? देखो, ऐसा कहा जाता है कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर पानी है, और पानी है तो लाइफ पॉसिबल हो पाई, है ना? ओजोन की लेयर है। ओजोन की लेयर का फायदा क्या है? ओजोन की लेयर का फायदा है कि अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आ पाते, है कि नहीं? और अर्थ जो है ना तो सन के इतने नज़दीक है कि भाई आग जलने लग जाए अर्थ के ऊपर, इतनी गर्म हो जाए, ना इतनी दूर है कि ठंडी होकर के बिल्कुल बर्फ जम जाए, बिल्कुल ठीक पोजीशन पे है। तो अर्थ की अगर हम खूबियां देखें ना, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है, तो उन खूबियों में एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होना भी एक बहुत बड़ी खूबी है। क्यों? क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सन से आने वाले या और कहीं से आने वाले हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड से मूव करते हुए चार्ज पार्टिकल, कॉस्मिक रेज, उनको अपने रास्ते से हटा देती है, अर्थ की तरफ नहीं आने देती। और अर्थ के ऊपर आने से पहले वो पोल्स के ऊपर चले जाते हैं। अर्थ की जो पोल्स है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, चार्ज पार्टिकल ऐसे दिखा सकते हैं कि ये मान लो हमारी अर्थ है
ठीक है, और अर्थ की फील्ड है, तो जो भी चार्ज पार्टिकल एटमॉस्फेयर यूनिवर्स से आएंगे, स्पेस में से आएंगे, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो घूम करके नॉर्थ पोल पे चले जाएंगे, वो घूम करके अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे और घूम करके अपनी एनर्जी को खो देंगे। समझ रहे हो, घूम के अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे, और जब एनर्जी को लूज करेंगे तो लाइट छोड़ेंगे। क्या वो लाइट हमें दिखाई दे सकती है? क्या पोल्स के ऊपर जो लाइट हमें दिखाई देती है? हाँ, दिखती है। पोल्स के ऊपर रात के समय, ठीक है, वैसे पोल्स के ऊपर 6 महीने तक अंधेरा ही रहता है, 6 महीने तक सूरज छिपता ही नहीं है, तो 6 महीने तक आसमान में ऐसे लहरदार कपड़ों की तरह, बिल्कुल चमकीले कपड़े की तरह, बहुत बड़े पर्दे की तरह ऐसे हिलता रहते हैं चार्ज पार्टिकल। उनमें से ग्रीन कलर की लाइट, ब्लू कलर की लाइट, पिंक कलर की लाइट निकलती है, और आसमान में एक बहुत बड़ा शो देखने को मिलता है। इसे कहते हैं ऑरोरा बोरियलिस। ऑरोरा बोरियलिस, ठीक है, ये उस फेनोमेना का नाम है जिसकी वजह से हमें आसमान में बहुत बड़ा पर्दा ऐसे हिलता हुआ नजर आएगा। आज YouTube पे सर्च करके तुम देख सकते हो ऑरोरा बोरियलिस, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप समझ सकते हो। वो जो रंग बिरंगे पर्दे हिलते नजर आते हैं आसमान में, क्लाउड नहीं है, ठीक है, इवन कुछ है ही नहीं, चार्ज पार्टिकल हैं। वो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल स्पेस में से आते हैं, अर्थ की फील्ड की वजह से वो पोल्स की तरफ चले जाते हैं, पोल्स के ऊपर अपनी एनर्जी लूज करते हुए जब उनकी एनर्जी कम होती जाती है तो वो लाइट के फॉर्म में अपनी एनर्जी छोड़ते हैं, और वो लाइट किसी भी कलर की हो सकती है, ज़्यादातर ब्लू, पिंक, ग्रीन, इस तरीके के रंग की हमें नज़र आती है। तो अगर वो चार्ज पार्टिकल सीधे आते तो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते, हमारे शरीर के सेल्स में घुस जाते, म्यूटेशन प्रोड्यूस करते, अजीबोगरीब बीमारियां प्रोड्यूस करते, तो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उससे हमें बचाती है, ठीक है। और सोलर फ्लेयर्स भी आपने सुने होंगे। सन कई बार कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है ना। असल में सन तो एक क्लाउड ही है, तो उस क्लाउड के अंदर से लपटें निकलती हैं चार्ज पार्टिकल की, और जब वो चार्ज पार्टिकल की लपटें आती हैं ज़बरदस्त, तो कई बार हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी गड़बड़ पैदा करती हैं। सन फ्लेयर्स कहते हैं वो, सन की फ्लेयर्स, तो उन सन की फ्लेयर से भी हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, समझ रहे हो। तो अर्थ की मैग्नेटिक कितनी इंपॉर्टेंट है। और शुरू में इंसान ने जब समुद्री यात्राएं करनी शुरू करी तो कंपस की मदद से करी। कंपस काम कैसे करता है? कंपस इस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काम करता है। अगर आपको मून पे छोड़ दिया जाए, मून की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वहां कंपस लेकर के आप मून के नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे नहीं जा पाओगे, क्योंकि मून की अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे जुपिटर। खासकर वो प्लैनेट्स जो बहुत तेजी से घूमते हैं, ठीक है, और जिनकी कोर है, जिनके सेंटर में मोल्टन कोर है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी है। और मून की अपनी कोर नहीं है, मून की कोर ठंडी होकर के सो गई है, ठीक है। लेकिन अर्थ की कोर गर्म है, पिघली हुई है, ठीक है, और साथ साथ अर्थ के घूम भी रही है, समझ रहे हो बात। तो हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लैनेट्स की और सैटेलाइट्स की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अर्थ की है, जुपिटर की है, लेकिन मून की नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात हमें समझने में हेल्प करेगी कि कौन से प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है, किस वजह से होती है। उसी से हम इसका रीज़न भी फाइंड आउट करेंगे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का होने का क्या कारण है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो सी यू, बाय।